Hello everyone, welcome back to My Commerce World and yet another video of economic series of My Commerce World. In our previous video lecture we had discussed about the scope of business economics. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म पढ़ेंगे. लास्ट वीडियो लेक्चर में स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स के साथ साथ हमारा जो कॉमर्स का सिलेबस है जिसका यूनिट 3 है बिजनेस इकोनॉमिक्स, उसका स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वो खत्म हो चुका है. इस वीडियो में हम सेकेंड चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे. आई जस्ट होप कि इसी वीडियो में ये चैप्टर भी खत्म हो जाए. बहुत ही छोटा सा चैप्टर है. So without any further delay, let's start our first video of objective of the firm. Objectives of the firm. Now objectives of the firm पढ़ने से पहले फर्म क्या है ये हमारे लिए पढ़ना ज़रूरी है. तो हम फर्म क्या है ये जान लेते हैं. The firm is a unit engaged in production of goods and services. The firm include all those enterprises which are related to the production not only of good but also of services. The firm may be on individual proprietor or joint stock company. फर्म क्या है? फर्म ये एक यूनिट है जो एंगेज्ड है प्रोडक्शन के गुड्स और सर्विसेज के साथ. ठीक है. अब फर्म कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है. इंडिविजुअल प्रोप्राइटर हो सकता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी हो सकती है, विच आर रिलेटेड टू द प्रोडक्शन नॉट ओनली ऑफ गुड बट ऑल्सो सर्विसेज. ओके, सो ये थी हमारी फर्म की डेफिनेशन. अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म. ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म पढ़ने के टाइम हमें ऑब्जेक्टिव्स की डेफिनेशन या ऑब्जेक्टिव्स रटने की कोई ज़रूरत नहीं है. इसे रटने से हमारा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, बस हमारा टाइम वेस्ट होने वाला है. सो हमें इसमें याद क्या रखना है, क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं. तो याद हमें सिर्फ इतना ही रखना है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव, कौन सी थियरी किस ऑथर ने हमें दी है, यही हमें याद रखना है. क्योंकि क्वेश्चंस हमें बहुत ही बेसिक से पूछे जाते हैं. हम बेसिक्स तो छोड़ देते हैं और बाकी सारे जो डीप नॉलेज है वही पढ़ने की कोशिश करते हैं जिसमें से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते और इसलिए हम एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते. सो इसलिए हमें वैसा ना करते हुए बहुत ही बेसिक पॉइंट्स पे अच्छी तरीके से ध्यान देना है. कौन से ऑब्जेक्टिव्स किसने दिए हैं ये हमें देखना है और यही हमें पढ़ना है. क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जाएंगे. एक साइड आपको ऑब्जेक्टिव्स दिए जाएंगे, एक साइड आपको ऑथर्स दिए जाएंगे और आपको उसमें मैच द पेयर्स करने कहेंगे या फिर आपको करेक्ट पेयर चूज करने कहेंगे या इनकरेक्ट पेयर को चूज करने कहेंगे. इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे. तो इसलिए हमें बहुत ही बेसिक पॉइंट्स देखने हैं. कौन सी थियरी किसने दी है यही हमें देखना है. हमारे ऑब्जेक्टिव्स बहुत सारे हैं बट उसमें से हम कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे जैसे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सेल्स मैक्सिमाइजेशन, ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन, long run profit maximization and social environmental concern. So let's study each of this objective in detail. Profit maximization. अब profit maximization ये थियोरी हमें किसने दी है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ये थियोरी हमें निकोलसन एंड विलियमसन से मिली है. प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट इज इक्वल टू टी आर माइनस टी सी, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट. जब हम करते हैं तब हमें प्रॉफिट मिलता है. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज बेस्ड ऑफ कन्वेंशनल प्राइस थियरी. ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ये कन्वेंशनल प्राइस थियरी का बेस है. जब हमारे सारे फैक्टर्स की पेमेंट हो जाने के बाद जो हमारे पास बचता है उसे हम प्रॉफिट कहते हैं. सारे फैक्टर्स की पेमेंट हो जाने के बाद का यहाँ पर क्या मतलब है? जब हम लैंड की पेमेंट कर देते हैं, लेबर्स की पेमेंट कर देते हैं, कैपिटल की पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद जो हमारे पास बचता है उसे हम कहते हैं प्रॉफिट. अगर हमारा इतना प्रॉफिट हो, अगर हमें इतना रेवेन्यू मिल जाए जिसमें से हमारा इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट दोनों ही कवर हो जाए, तो उसके बाद हमारे पास जो बचेगा उसे हम कहेंगे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. और किसी भी फर्म का यही गोल होता है कि उन्हें उनका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है. अब इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट का यहाँ पर क्या मतलब है?
तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट है जो हम डायरेक्टली पेमेंट करते हैं, जैसे कि फ्यूल में हो गया, ट्रांसपोर्टेशन में हो गया, वेजेस हो गए, गुड्स एंड सर्विसेज हो गए, रेंट हो गए। इन शॉर्ट जो हम मॉनेटरी पेमेंट करते हैं, जो हम कैश में पेमेंट करते हैं, उन्हें हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। और इम्प्लिसिट कॉस्ट वो होते हैं जो हम इनडायरेक्टली पेमेंट करते हैं, जो हमें नजर नहीं आते बट खर्चे होते हैं, उन्हें हम इम्प्लिसिट कॉस्ट या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ये थियरी हमें निकोलसन और विलियमसन ने दी है। ये हमें बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना है। किसी भी फर्म का सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव यही होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। आगे बढ़ते हैं आगे की नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है सेल्स मैक्सिमाइजेशन। सेल्स मैक्सिमाइजेशन ये थियरी हमें बोमोल ने दी है। सेल्स मैक्सिमाइजेशन में हमें यही देखना है कि किस तरीके से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होने के बाद, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सिर्फ यही एक हमारी मेन ऑब्जेक्टिव नहीं रहती, प्रॉफिट होने के बाद हमारी जो मेन ऑब्जेक्टिव बन जाती है वो होती है सेल्स मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट के बाद हमें ये भी तो देखना है, फर्म को ये भी तो तरीके से उनके सेल्स बढ़ेंगे, किस तरीके से उनका सेल्स बढ़ने के बाद ही प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है, तो यही हमें देखना है सेल्स मैक्सिमाइजेशन में। सेल्स मैक्सिमाइजेशन थियरी हमें मिली है बोमोल की तरफ से, ये हमें बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन। नाउ ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन थियरी हमें मिली है आरटी मैरिस एंड बोमोल की तरफ से। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, rate of growth and potential of the growth are the yardsticks. The manager of the firm aims at maximization the growth of his firm. The growth of the firm is implies increase in its size, production and sales. Growth maximization is similar to sales maximization. Growth maximization ये sales maximization के similar है। Growth maximization में हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बाद, सेल्स मैक्सिमाइजेशन के बाद हमें ये देखना है कि किस तरीके से हमारा फर्म ग्रोथ करेगा, किस तरीके से हमारा प्रोडक्शन ग्रो करेगा। जब हमारा ग्रोथ होगा, जब हमारा प्रोडक्शन ग्रो होगा, हमारा फर्म ग्रोथ करेगा, उसके बाद ही हमारा सेल्स मैक्सिमाइजेशन होगा और उसके बाद ही हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा। ठीक है, हमारी नेक्स्ट थियरी है लॉन्ग रन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इन सम केसेस फर्म्स में सैक्रिफाइस प्रॉफिट्स इन द शॉर्ट टर्म टू इंक्रीज प्रॉफिट्स इन द लॉन्ग रन। काफ़ी सारे केसेस में ऐसे होता है, बहुत सारी फर्म्स उनका जो शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट होता है उन्हें सैक्रिफाइस कर देते हैं क्योंकि दे एक्सपेक्ट लॉन्ग रन प्रॉफिट। ठीक है, बहुत सारे फर्म्स ऐसे होते हैं जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को सैक्रिफाइस कर देते हैं क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं लॉन्ग रन प्रॉफिट की। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है सोशल एनवायरमेंटल कंसर्न। सोशल एनवायरमेंटल कंसर्न में हमें यही कि किस तरीके से बिना सोशली और एनवायरमेंटली किसी भी चीज़ को हार्म पहुंचाए बिना हम हमारे प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करें। काफ़ी सारे प्रोडक्ट एनिमल टेस्टेड होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लिपस्टिक ले लें, काफ़ी सारी लिपस्टिक्स एनिमल टेस्टेड होती है। तो यही हमें बताया है सोशल एनवायरमेंटल कंसर्न में कि किसी भी फर्म को ये ध्यान में रखना है कि उनका प्रोडक्ट का प्रोडक्शन बिना किसी सोशली और एनवायरमेंटली हार्म किए मार्केट में आए और वो ग्रोथ करे। तो यही दिया है सोशल एनवायरमेंटल कंसर्न में। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। बहुत ही इजी वे में मैंने ये समझाने की कोशिश की है। क्वेश्चंस हमें ऑब्जेक्टिव से नहीं पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस हमें कौन सी थ्योरी किसने दी है इसी सेक्शन में से पूछे जाएंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ माय कॉमर्स वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।